हाँ। नमस्कार विद्यार्थियों, शिक्षा तंत्र अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल यादव सर, भारतीय संविधान की क्लास नंबर 3री। और कैसे हैं सभी आप? संविधान आपको समझ आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। तो शुरू करते हैं भारतीय संविधान को। उन्हें 2 वीडियो मेरी आ चुकी हैं, उन दोनों को देखिए और आनंद लीजिए। शुरू करते हैं भारतीय संविधान के लिए। हाँ, तो संविधान में मैं तुम्हें क्या क्या बता चुका हूँ, तो एक बार रिपीट कर देता हूँ। पुनः 5-6 चीजें बताई है मैंने आपको बताई मैंने। एक नियुक्ति, शपथ, इस्तीफा या त्यागपत्र, आयु सीमा। ये 3-4 चीजें मैंने आपको बता दी है पहले ही। अगर इनमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो उसे मुझे बताइए। नियुक्ति के मामले में, शपथ के मामले में, इस्तीफा त्यागपत्र के मामले में, आयु सीमा के मामले में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए। और मैं आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी बता चुका हूँ। तो आज का सेशन शुरू करते हैं, भारतीय संविधान को आगे बढ़ाते हैं। आज फिर बेसिक चीजें बताऊंगा मैं आपके लिए संविधान की। सिस्टम से हो सकता है कल शुरू करें, लेकिन आज फिर बेसिक चीजें समझेंगे पहले संविधान की। जैसे आज आप समझेंगे वेतन और पेंशन। वेतन और पेंशन तो आप इससे भली भांति परिचित होंगे कि जो व्यक्ति हमसे कार्य कराएगा वही व्यक्ति हमें वेतन देगा। रही बात पेंशन की, तो पेंशन भी हमें वही संस्था देगी जिस संस्था ने हमसे कोई कार्य कराने का वायदा किया था, कार्य पर रखा था। तो यहाँ वेतन केंद्र और राज्य, 2 प्रकार के कर्मचारी होते हैं, केंद्र के और राज्य के। जो केंद्र की सेवा देगा उसे केंद्र सरकार, या केंद्र सरकार को हम कहें तो भारत सरकार वेतन देगी। और जो व्यक्ति राज्य की सेवा देगा तो ये राज्य सरकार वेतन देने का कार्य करेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के पेंशन के मामले में क्या है, अपवाद है। वही तो मैं आपको अपवाद याद करने हैं, बस और कुछ नहीं याद करना। हाँ, तो केंद्र के कर्मचारी को वेतन केंद्र सरकार, भारत सरकार। और ये जो वेतन मिलता है वो मिलता है भारत या केंद्र या संसद की संचित निधि से। ये जो वेतन मिलता है केंद्र के कर्मचारी को, यहाँ आपसे कोई एक ऑप्शन हो सकता है कि भारत या केंद्र या संसद की संचित निधि से वेतन किसको मिलता है, केंद्र के कर्मचारी को। राज्य सरकार के जो भी कर्मचारी हैं उनको वेतन मिलता है तो आप लगाएंगे राज्य की संचित निधि से। संचित निधि से, ओके। केंद्र सरकार, भारत सरकार के कर्मचारियों को वेतन भारत या केंद्र की संसद, भारत या केंद्र या संसद की संचित निधि से। राज्य के कर्मचारी को राज्य की संचित निधि से वेतन मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ केंद्र के हम कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को वेतन कहाँ से मिलता है, तो केंद्र से मिलता है।
क्योंकि ये केंद्र का ही कर्मचारी है। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को वेतन कहाँ से मिलता है? तो केंद्र से मिलता है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, जितने भी केंद्र के कर्मचारी हैं उनको वेतन कहाँ से मिलेगा? केंद्र से। राज्य के मामले में जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, आदि, इनको वेतन कहाँ से मिलता है? राज्य सरकार से। तो वेतन के मामले में आपका प्रश्न कोई गलत नहीं होगा। जो केंद्र का है उसे केंद्र वेतन देगा और जो राज्य का है उसे राज्य वेतन देगा। लेकिन यहाँ जो अपवाद है उसे समझें, उससे संबंधित कैसे प्रश्न आता है तुम्हारा। अपवाद पेंशन के मामले में जैसे पहला अपवाद तो है ना राज्यपाल, पहला अपवाद क्या है? गवर्नर, राज्यपाल। तो राज्यपाल सेवाएं कहाँ देता है? राज्य में। आप भली भांति जानते हो तो राज्यपाल अपनी सेवाएं कहाँ देता है? राज्य में देता है। तो उसे वेतन कौन देगा? उसे वेतन राज्य सरकार भी देगी, राज्य की संचित निधि से। राज्यपाल अपनी सेवाएं राज्य में देता है तो उसे वेतन राज्य सरकार देगी, कहां से? राज्य की संचित निधि से। लेकिन जब बात आती है इसकी पेंशन की, राज्यपाल की पेंशन की, तो इसकी पेंशन देती है केंद्र सरकार। इसकी पेंशन देती है केंद्र सरकार। क्यों? क्योंकि आप ये भली भांति जानते हैं कि एक ही व्यक्ति कभी कभी क्या होता है कि एक से अधिक राज्यों में अपनी सेवाएं देता है। या 5 वर्ष उसने उत्तर प्रदेश में सेवा करी, 5 वर्ष बिहार में सेवा, 5 वर्ष राजस्थान में, 5 वर्ष हरियाणा में। तो जब उसने राज्यपाल के तौर पर काम किया था 5-5 वर्ष, तब उसे वेतन देने का जो कार्य किया था वो राज्य सरकार ने कार्य किया था वेतन देने का। किंतु जैसे ही वो सेवानिवृत्त होगा, रिटायर्ड होगा, तो बात आती है कि उसकी पेंशन कौन सा राज्य देगा। पेंशन के मामले में तो फिर ये दायित्व केंद्र सरकार ने ले लिया कि राज्यपाल की पेंशन देने का कार्य कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। तो आज से याद रखना ये कि राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित निधि से मिलता है, किंतु जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि से या केंद्र सरकार की या संघ की संचित निधि से मिलती है। एक तो हमारा ये राज्यपाल हो गया अपवाद की श्रेणी। दूसरा, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। जैसा कि आप जानते हैं कि उच्च न्यायालय जो होते हैं वो राज्यों में होते हैं। उच्च न्यायालय कहाँ पर होते हैं? राज्यों में होते हैं। तो ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपनी सेवाएं कहाँ देते हैं? राज्य में। तो जो इनको वेतन है, वेतन कौन देगा? राज्य, राज्य की संचित निधि। हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों को जो वेतन मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो मिलता है वो राज्य की संचित निधि से। ओके, फिर बात आती है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पेंशन कौन देगा? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पेंशन कौन देगा? तो पेंशन देगी केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। इन्हें क्यों देगी केंद्र सरकार? तो जैसे राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में अपनी सेवाएं दे रहे थे, वैसे क्या होता है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का भी स्थानांतरण होता रहता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का भी क्या होता रहता है? ट्रांसफर होता रहता है। उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से पंजाब, मतलब एक ही न्यायाधीश का एक से अधिक राज्यों में स्थानांतरण हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। तो जब वो एक से अधिक राज्यों में सेवाएं देगा तब तक जो उसका वेतन है
राज्य की संचित देती रहेगी। जैसे ही वो सेवानिवृत्त हो जाएगा, रिटायर्ड हो जाएगा, तो उसको जो पेंशन देने का कार्य करेगा, तो पेंशन कौन देगी? केंद्र सरकार देगी। संघ सरकार देगी। कहाँ से देगी? भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से। तो दो ही अपवाद थे, राज्यपाल और हाईकोर्ट के न्यायाधीश। आगे चलते हैं, और कौन हो सकता है आपकी श्रेणी में? तीसरे हैं आपके उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, इससे सबसे ज्यादा प्रश्न आता है उपराष्ट्रपति से, वाइस प्रेसिडेंट से। उपराष्ट्रपति अपनी सेवा कहाँ देते हैं? केंद्र में। तो वेतन कौन देगा? केंद्र। कहाँ से? भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से। ओके, लेकिन इतना याद रखेंगे, ये वाली स्टेटमेंट उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति टोटल काम सभापति के रूप में करते हैं। कहाँ के सभापति? तो राज्यसभा। कहाँ के सभापति? तो राज्यसभा के सभापति। उपराष्ट्रपति के संपूर्ण वर्ग 99% वर्ग जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में होते हैं। इसीलिए उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो सभापति के रूप में मिलता है। ये कई बार प्रश्न आया हुआ है कि किस व्यक्ति को भारत के संचित निधि से वेतन नहीं मिलता, किस व्यक्ति को, या निम्न में से किस व्यक्ति को, किस पदाधिकारी को भारत के संचित निधि से वेतन नहीं मिलता? तो वहाँ ऑप्शन रहता है उपराष्ट्रपति। फिर उसका जो सॉल्यूशन होता है, उपराष्ट्रपति को ही गलत क्यों करता है? इसलिए करता है कि उपराष्ट्रपति पद तो है संवैधानिक, लेकिन उपराष्ट्रपति होते हुए वह कहीं ना कहीं राज्यसभा का कौन होता है? सभापति होता है। चूंकि उपराष्ट्रपति टोटल वर्क संपूर्ण कार्य सभापति के तौर पर करता है, तो उसको वेतन भी सभापति के रूप में मिलता है। ये कई बार आता है कि उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति के कार्य होते हैं, तो आप क्या लगा देंगे? राज्यसभा के सभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में। ठीक, तो इसको उपराष्ट्रपति को भारत की संसद से वेतन मिलता है क्या? तो नहीं मिलता। किसे मिलता है? सभापति को मिलता है। होता है कि है, लेकिन इस पद के बारे में आप याद रखें, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को वेतन कौन देती है? भारत की संचित निधि देती है। पेंशन भी कौन देती है? भारत की संचित निधि देती है पेंशन। दोनों ही काम। ओके, आगे तो ये वेतन और पेंशन जो अपवाद वाली श्रेणी में आ रहे थे, उन्हें आप अच्छे से समझ चुके हो। 3 पदाधिकारी आपको याद रखने हैं। नंबर 1 राज्यपाल, नंबर 2 हाई कोर्ट के न्यायाधीश, और नंबर 3 सभापति राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति। आगे चलते हैं भारतीय संविधान में और कुछ नया सीखते हैं। आज मैं आपके लिए कुछ शब्द ये बताता हूँ, संविधान के कुछ शब्द। शब्द होता है एक संवैधानिक, एक शब्द होता है क्या? संवैधानिक। और दूसरा इसके जो अपोजिट होता है वह होता है सामान्य या गैर संवैधानिक। या वैधानिक।
या कानूनी। मतलब आप इस शब्द को केवल अलग रखिए। संवैधानिक मतलब जिसका संविधान में उल्लेख है, जिसका संविधान में उल्लेख है। जिसका संविधान में उल्लेख है वो हर वस्तु संवैधानिक होगी, हर निकाय संवैधानिक होगा, हर संस्था संवैधानिक होगी। और ये संवैधानिक के जस्ट अपोजिट हैं। ये सामविधिक, बच्चे बहुत गलती करते हैं, एक जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका विपरीत है। सामविधिक एक ही बात है, गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक है, इसका संविधान में कोई उल्लेख ही नहीं है। वैधानिक है, वैधानिक कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से सरकार ने मान्यता तो दी है, लेकिन इसको भारत के संविधान में स्थान नहीं दिया गया है, तो उसे हम सामविधिक, गैर संवैधानिक या वैधानिक या कानूनी निकाय कहेंगे। ओके, या ये मानिए कि हम आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक पढ़ते हैं। तो ऐसी संस्था जिसका किसी भी अनुच्छेद से कोई संबंध नहीं है, तो वह सारी संस्थाएं सामविधिक, गैर संवैधानिक, वैधानिक, कानूनी संस्थाएं होंगी। जैसे ऑप्शन में या उदाहरण में बताता हूं कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। जैसे एग्जाम्पल एक आता आपका सेबी। सेबी कैसी संस्था है? सेबी कैसी संस्था है? तो आप सेबी को भारत के संविधान में कहीं नहीं पढ़ते, इसके लिए कोई आर्टिकल, कोई अनुच्छेद नहीं बना है, तो ये गैर संवैधानिक है, लेकिन सामविधिक भी है, इसका वैधानिक भी रहता है, इसका कानूनी भी रहता है। ओके, एक आप पढ़ते हो नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है कि नीति आयोग कैसी संस्था है। तो नीति आयोग के बारे में आप संविधान में नहीं पढ़ते, इसके लिए संविधान में कोई आर्टिकल नहीं है। या योजना आयोग, इसका पुराना नाम था योजना आयोग। कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। आगे और भी एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक कैसी संस्था है? ये भी एक गैर संवैधानिक संस्था है, इसका भी भारत के संविधान में कोई उल्लेख, कोई विवरण नहीं है। तो इतना याद रखेंगे, जो संस्थाएं संवैधानिक हैं वो ही संवैधानिक होंगी, इसके अतिरिक्त सभी सामविधिक, गैर संवैधानिक, वैधानिक, कानूनी होंगी। इतनी भी संस्थाओं के बारे में वो आपसे पूछता है। कुछ संवैधानिक होगा, आप कैसे पूछता है? जैसे आपसे पूछता है कि वित्त आयोग बताइए। वित्त आयोग कैसी संस्था है? वित्त आयोग कैसी संस्था है? तो वित्त आयोग के लिए आप जानते हो कि इसका उल्लेख 280 में है, अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग का उल्लेख। तो इसके लिए आर्टिकल है, बिल्कुल है। तो ये क्या है? संवैधानिक, इसका संविधान में उल्लेख है, तो ये संस्था संवैधानिक होगी। इसके अतिरिक्त जैसे आप पढ़ते हो अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद ये कैसी संस्था है? ये संवैधानिक संस्था है। क्यों? क्योंकि इसके लिए बनाया आर्टिकल 263। अंतर्राज्यीय परिषद का जो उल्लेख है वो किस आर्टिकल में है? तो वो 263 आर्टिकल में है। इसीलिए संस्था कैसी होगी? है संवैधानिक संस्था होगी। मतलब जो चीज़ आप अनुच्छेद के द्वारा पढ़ रहे हैं, जैसे निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, आयोग कैसी संस्था है? इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है।
इसका भारतीय संविधान मूल्य है। तो जैसे संघ लोक सेवा आयोग, बहुत सारे उदाहरण होंगे जो भी आप संविधान में पढ़ने वाले हैं वो सभी संवैधानिक होंगे, और जो आप संविधान के अतिरिक्त किसी दूसरे विषय में पढ़ेंगे वो सारी संस्थाएं कैसी होंगी, गैर संवैधानिक होंगी। इस मैं आप कोई गलती नहीं करोगे, सामाजिक, गैर संवैधानिक, वैधानिक कानून एक ही बात है, बाकी संवैधानिक एक बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज आप समझ चुके हो। बढ़िया आ रही है। और समझते हैं आगे 2-4 बातें। एक शब्द हम पढ़ेंगे वर्तमान संविधान, और एक पढ़ेंगे मूल संविधान। वर्तमान संविधान और मूल संविधान, दो शब्द होते हैं। जब भी आपसे पूछेगा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, या मूल संविधान में कितने भाग थे, या मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे या नहीं थे, तो इसका अर्थ हम कब से लगाएंगे? इसका अर्थ ये लगाएंगे कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 तक, मतलब बनने से और लागू होने तक, बनने से और लागू होने तक जो निकाय संस्थाएं संविधान में निहित थी उसे हम मूल संविधान का हिस्सा कहते हैं। और आज आपका जो वर्तमान संविधान है आज का, जिसमें तमाम बदलावों के तहत, तमाम संशोधनों के तहत बहुत सारी चीजें जोड़ी गई हैं और बहुत सारी चीजों को हटाया गया है, तो उसे हम वर्तमान संविधान कहेंगे। कुछ मैं उदाहरण बताता हूँ आपके लिए ताकि आप इसे समझ सकें कि मूल संविधान में और वर्तमान संविधान में क्या डिफरेंस होता है। तो पहली बात तो ये थी कि भारत की जो प्रस्तावना थी, प्रस्तावना, इसमें 3 शब्द नहीं थे। कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। जब हमने संविधान लागू किया था 26 जनवरी 1950 को, तो प्रस्तावना में, उद्देशिका में ना तो समाजवादी शब्द था, ना ही पंथ निरपेक्ष शब्द था, ना ही अखंडता शब्द थी। लेकिन ये वर्तमान संविधान का तो हिस्सा है, वर्तमान संविधान का तो हिस्सा है। तो क्या हुआ, इनको हमने यहाँ पर लाकर जोड़ने का कार्य किया। जोड़ने का कार्य किया 42वां संविधान में संशोधन हुआ था 1976। 42वां संविधान में संशोधन हुआ था 1976, और उसने क्या किया कि इन 3 शब्दों को ऐड कर दिया। प्रश्न कैसे बनेगा? क्या समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा थे मूल संविधान में जाकर? क्या समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता वर्तमान संविधान का हिस्सा है प्रस्तावना का? तो हाँ। इन्हें कब ऐड किया गया? 42वां 1976 में संविधान संशोधन कर दिया, 3 शब्दों को जोड़ दिया। तो ये मूल मतलब पुराना था जिसमें ये 3 शब्द नहीं थे। आज वर्तमान के संविधान में हम इन 3 शब्दों को पढ़ते हैं। एक तो उदाहरण ये हो गया तुम्हारा मूल में और वर्तमान में। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम
26 जनवरी 1950 तक संविधान निर्माताओं को मौलिक कर्तव्य के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, फंडामेंटल ड्यूटी। तो इन्हें हमने क्या किया, संविधान में संशोधन करके बाद में जोड़ दिया। तो ये मौलिक कर्तव्य भी मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। इसके लिए भी 42वां 1976 संविधान में संशोधन किया गया और इसके लिए क्या किया गया कि भाग 4 का का जोड़ा गया। इसके लिए अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। तो प्रश्न ये है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। प्रश्न क्या है कि मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य थे। तो आपका आंसर रहेगा कि कोई नहीं सर, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों के बारे में कोई विवरण नहीं है, एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो बाद में कहां से आ गए, तो बाद में क्या हुआ कि संविधान में हुआ संशोधन। कौन से नंबर का संशोधन, 42 अमेंडमेंट 1976। इसमें क्या हुआ कि भाग 4 का जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 51 का जोड़ दिया गया और फिर भी इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। पहली बार फर्स्ट टाइम कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10। लेकिन प्रेजेंट में या वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हमारे पास। कितने मौलिक कर्तव्य, 11वां बाद में जोड़ा गया है, 86वां 2002। इसके लिए हुआ था 86वां अमेंडमेंट 2002 ईस्वी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ये प्रत्येक संरक्षक अभिभावक की क्या होती है, फंडामेंटल ड्यूटी होती है। उसे हम 11वें मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ा हमने कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वर्तमान संविधान का हिस्सा है। 42वां 1976 भाग 4 का अनुच्छेद 51 का पहली बार 10 जोड़े गए। इन प्रेजेंट टाइम 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। 11 नंबर की जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसके लिए 86वां अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। ओके, तो ये फर्क कर पा रहे हैं आप मूल संविधान और वर्तमान संविधान? अगर कर पा रहे हैं तो बताइए मुझे, आगे कुछ और बताते हैं। बात करते हैं बेटा यहाँ मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे हमारे पास 7। कितने मौलिक अधिकार थे, 7। अगर बात करेंगे वर्तमान संविधान में यही मौलिक अधिकार सात से एक घटकर हो गए 6। हुआ फर्क, या तो संविधान से कोई वस्तु हमने हटा दी या हमने संविधान में कोई वस्तु जोड़ ली। वही फर्क हुआ मूल संविधान और वर्तमान संविधान में। मौलिक अधिकार मूल संविधान में कितने थे? प्रश्न इसी प्रकार आता है और हम चकरा जाते हैं। हमें अभी पढ़ते हैं कि 6 हैं, लेकिन पूछ रहा है कि मूल संविधान में कितने थे। तो जब तक 26 जनवरी 1950 से इसके बाद तक मौलिक अधिकार थे हमारे पास 7। आप कितने हैं? 6। तो एक कौन सा गायब हो गया? तो एक गायब हो गया संपत्ति का मौलिक अधिकार। संपत्ति का मौलिक अधिकार। संपत्ति का मौलिक अधिकार गायब कर दिया। गायब करने से कितने रह गए? 6। कब गायब हो गया भाई? 44वां 1978। इसके लिए संविधान में जो अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था, वो हुआ था 44वें नंबर का 1978 में। और इसने क्या किया? इस संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाने का कार्य किया। हटाने के बाद हमारे पास रह गए 6। अब संपत्ति का अधिकार क्या बना दिया गया है
अब ये संविधान का तो हिस्सा नहीं रहा, संपत्ति का मौलिक अधिकार संविधान से हटा दिया, और हटा दिया तो ये आज जो वर्तमान में है वो है कानूनी या विधिक अधिकार। विधिक अधिकार संपत्ति का मौलिक अधिकार वर्तमान में है, तो आप क्या लगाएंगे? कानूनी या विधिक अधिकार लगाएंगे। ओके, और ये कानूनी विधिक अधिकार जो अलग आर्टिकल इसके लिए जोड़ दिया गया है 300 का काम। कानूनी या विधिक अधिकार के लिए कौन सा आर्टिकल जोड़ दिया गया है? वो जोड़ दिया गया 300 का काम। तो आप निश्चित ही फर्क महसूस कर रहे हो कि मूल संविधान और वर्तमान संविधान। यहाँ बच्चे काफी गलतियां करते हैं, है ना। संविधान तो मैं अभी सिस्टम से हो सकता है कल से शुरू कर दूं, किंतु आप पहले इन चीजों को समझें कि क्या होता है, संविधान में किस प्रकार के शब्दों का मैं प्रयोग करूंगा, तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी कि सर मूल संविधान की बात क्या कह रहे हैं, या वर्तमान संविधान कहते हैं, कभी कभी सामाजिक कहते हैं, कभी कभी गैर संवैधानिक कहते हैं। तो इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी, आप आसानी से इन शब्दों को समझोगे और मुझे उन शब्दों को बार बार रिपीट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आगे और समझते हैं और क्या था मूल संविधान में जो वर्तमान संविधान है। हाँ, अनुसूची। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी बताएं जरा, कमेंट छोड़ दो जल्दी से, फास्ट तरीके से। मूल संविधान में कितनी अनुसूची? तो 8। मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी? 8। और वर्तमान संविधान में जो अनुसूची है वो है 12। प्रश्न दोनों अलग है, दोनों का उत्तर भी अलग होगा। प्रश्न पूछेगा कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो आप झटाक से आंसर देंगे कि मूल संविधान में 8 प्रकार की अनुसूचियां थी। वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12। तो इसका अर्थ ये होगा कि 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई, 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई। ठीक, तो 4 अनुसूची कब जोड़ी गई है? किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गई है, और उन अनुसूचियों में क्या क्या प्रावधान है वो हम सिस्टम से कराएंगे। इसीलिए केवल अभी तो आप मूल संविधान और वर्तमान संविधान की बातों को समझ रहे हो। तो मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी, वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। 4 अनुसूचियों को हमने क्या किया है? बाद में जोड़ने का कार्य किया। और समझते हैं आगे। कुछ अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं। जब संविधान बना था तब हमारे पास 1 से लेकर 395 आर्टिकल थे। जब संविधान निर्माताओं ने हमें संविधान बनाकर दिया था उस समय अनुच्छेद 1 से लेकर हमारे पास 395 अनुच्छेद थे। लेकिन आज वर्तमान संविधान की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 450 से अधिक हो चुके हैं। वर्तमान संविधान में अगर अनुच्छेदों की बात करें तो आज अनुच्छेदों की संख्या 450 हो चुकी है। मूल संविधान में कितने थे? 1 से लेकर 395। वर्तमान संविधान में 450 से अधिक आर्टिकल हैं। लेकिन ये आर्टिकल हैं आज भी 1 से 395 के बीच। आर्टिकल नंबर 396 नहीं है, 397 नहीं है, 98 नहीं है। आर्टिकल हैं आज भी 1 से लेकर 395 के बीच ही, लेकिन अनुच्छेदों की जो संख्या है वो 450 पर कैसे हो गई? जब है 1 से लेकर 395, संख्या 450 से अधिक कैसे हो गई? तो वो संख्या 450 से अधिक इस प्रकार हुई है
जैसे आपने एक आर्टिकल पढ़ लिया 21 का काम, एक पढ़ गया। आपने एक आर्टिकल पढ़ लिया 51 का काम, 2 बढ़ गए, पढ़ रहा है। आपने आर्टिकल पढ़ लिया 19 फर्स्ट ए, बढ़ गया। आपने आर्टिकल पढ़ लिया 19 फर्स्ट बी, ठीक। तो इन नंबरों को भी अगर मैं काउंट करूं, इन नंबरों को भी, तो इनकी संख्या 450 से अप्रोक्सीमेट अधिक रहती है, या इसके बराबर ही रहती है। तो यहाँ फर्क हुआ, मूल समुदाय में अनुच्छेद 395 आज 450 से अधिक। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। एक और बात बताते हैं आपके लिए, बहुत अच्छी बात है। मूल संविधान में भाग या अध्याय, आप मूल संविधान में कितने अध्याय पढ़ते थे? 22। कितने भाग पढ़ते थे? 22। लेकिन आज मूल संविधान से जब वर्तमान संविधान में आए तो आज आप 25 भाग पढ़ते हैं। कितने भाग पढ़ते हो? 25 भाग पढ़ते हो। तो क्या हुआ कि कुछ भाग वर्तमान संविधान में ऐड किए गए। ऐड किए गए नहीं किए गए? बिल्कुल किए गए। तो इस प्रकार आपने मूल संविधान और वर्तमान संविधान को समझा। संविधान को सिस्टम से कल से या परसों से शुरू करते हैं। तब तक आप इन सारी चीजें जो जितनी बताई है मैंने उनको समझिए अच्छे से। इन शब्दों का ही खेल है। लगभग मैंने 20 से 30% संविधान 3 वीडियो में कंप्लीट करा दिया है, ठीक है ना। इनको याद करिए। धन्यवाद, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।